आवर नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट जो दो टॉपिक है पर एक ही स्पीकर है, दो टॉपिक पर एक स्पीकर, सो दो पे एक, 2 for 1, 2 in 1, माशाल्लाह. We have a topic for students as well as a topic for teachers, and the topic is self-improvement and character building from an Islamic perspective. Self-improvement and character building from Islamic perspective. This is for students, and mashallah, from fixed to flexible, growing together, embracing growth mindset in teaching and learning. This is for audiences, teachers. यहाँ पे teachers कितने हैं, जरा हाथ उठाइए. माशाल्लाह, big crowd, alhamdulillah. So for you, from fixed to flexible growth, growing together, माशाल्लाह, embracing growth mindset in teaching and learning. यहाँ students कितने हैं? All should be students. हम सब students हैं. Okay, तो यहाँ students कितने हैं? हम सब सीखने आए हैं. जितने भी आए हैं सब सीखने आए हैं. So alhamdulillah. So first is self-improvement and character building by Mufti Dr. Sajid Falahi Saab. Who's our next speaker? उनकी बहुत अच्छी किताबें हैं, The 99 Stories, 63 Stories. So अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, आपकी लाइब्रेरी में ये बुक है. टारगेट तरबियत स्कूल की लाइब्रेरी में अगर ये बुक नहीं है तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टीचर्स to ensure that you get a book and use it in your class also to read these stories. 99 stories and 63 motivational and moral stories. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil mutawahhidi bil wahdaniyyati huwa Allah. العزيز المتعزز بالعزة هو الله والقدير المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله لا خالق ولا مالك إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه वसल्लम. अल्लाह के रसूल का नाम आए तो सभी हजरात दुरूद शरीफ पढ़े. वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अफजलुर रसूली मुहम्मद अतयबुर रसूली मुहम्मद अशरफुर रसूली मुहम्मद अहसनुर रसूली मुहम्मद साहिबुत ताजी मुहम्मद साहिबुल मिअराजी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. अम्मा बाद قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. मोहतरम व मुकर्रम असातिज़ाए किराम, मोस्ट रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड बिलवड स्टूडेंट्स, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए. जिस मकसद के लिए इस कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें खूब कामयाबी अता फरमाए. मुझे दो टॉपिक्स पे बात करनी है. थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स के साथ बात करनी है और थोड़ी देर के लिए टीचर्स के साथ बात करनी है. मैं कोशिश ये करूँगा कि दोनों थोड़ी जो बातें हैं वो कनेक्टेड रहें. स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इस्लामिक पर्सपेक्टिव से. सबसे पहले एक बुक का रिसर्च मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा. बुक का नाम है डीप वर्क. आप लोगों के पास नोट डाउन करने के लिए चीज़ें तो माशाल्लाह दी हुई है. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चीज़ें नोट करिए ताकि आप उन लोगों तक ये बातें पहुंचा सके जो कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो पाए हैं. और आप इस नियत से पूरे कॉन्फ्रेंस में तमाम स्पीकर्स को सुने कि अगर आपको यहाँ से जाने के बाद ये कहा जाए कि आपको इनकी स्पीच अपने दूसरे कलीग्स के सामने प्रेजेंट करनी है तो आप उसके लिए रेडी रहे. रेडी है आप लोग? आवाज़ नहीं आई.
इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं कि आपको यहाँ से जाने के बाद अगर पूरे कॉन्फ्रेंस को अपने कलीग्स के सामने, अपने स्टाफ मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करना हो तो आप उस पर कादिर हो। ये बुक है, ऑथर का नाम है कार्ल न्यूपोर्ट। बहुत अच्छी अच्छी बातें इस बुक में लिखी हैं। इसका खुलासा ये है, इनका ये कहना है कि 21st सेंचुरी में अगर आपको सरवाइव करना है, 21वीं सदी में अगर आपको देर तक और दूर तक काम करना है, तो 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आपको आना पड़ेगा। यू मस्ट बी इन वन ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। कहीं ना कहीं आपको यहां पर जाना पड़ेगा तो आप 21वीं सदी में सरवाइव करेंगे। ये इनकी रिसर्च है। पहली कैटेगरी इनके कहने के मुताबिक है हाईली टेक स्किल्ड वर्कर। इनका कहना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली होते हैं, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना उनको आता है, 3 चीज़ें उनको आनी चाहिए। सबसे पहले, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना उनको आना चाहिए कि भाई मैं इस फील्ड में हूँ, टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मेरी फील्ड से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी नई मार्केट में आई है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, उसको अडेप्ट करना कि अब वो टेक्नोलॉजी मार्केट में आ तो गई है, मैं उसको कैसे ले सकता हूँ, मैं उसको कैसे हासिल कर सकता हूँ। और तीसरी चीज, अपनी फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करना। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी ले तो लेते हैं लेकिन उनको डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। ऐसी बहुत सारी स्कूलों में मैं गया हूं कि बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड्स लगाकर रखे हैं स्कूल में, लेकिन टीचर्स में से सिर्फ 1-2 को उसको इस्तेमाल करना आता है, बाकी को इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है आपको अपनी फील्ड की टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना, उसको अडेप्ट करना, और तीसरा ये है कि उसको इंप्लीमेंट करना अपनी फील्ड में आना चाहिए। ये पहला आदमी है जो 21वीं सदी में सरवाइव करेगा 21st सेंचुरी में। दूसरा आदमी जो सरवाइव करेगा वो है कैपिटल ऑनर्स। कैपिटल ऑनर्स आप सब जानते हैं। अभी ये हमारा मौजू है, बहस नहीं है, इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, लेकिन कैपिटल होना कमाल की बात नहीं है, सिर्फ पैसों का होना ये कमाल की बात नहीं है। आपको उन पैसों को और कैपिटल को सही तौर पर यूटिलाइज करना आना चाहिए। अगर आपको वो यूटिलाइज करना आता है तो आप सरवाइव कर पाएंगे, वरना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप लोग वॉरेन बफेट को जानते होंगे जी, कितने लोग जानते हैं? उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, वो कहते हैं डोंट पुल ऑल द एग्स इन वन बास्केट। क्या मतलब इसका, कोई बताएगा? वेरी गुड, माशाल्लाह। यानी आपके पास बहुत सारे अंडे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, तो आपको वो सब अंडों को और पैसों को एक जगह पर लगा नहीं देना है, उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग जगह पर लगाना है ताकि अलग अलग जगह से सोर्स ऑफ इनकम आए। वरना अगर आपका बास्केट टूट गया तो सारे अंडे साथ में टूट जाएंगे। तो खैर, कैपिटल ऑनर्स के बारे में अभी बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स के लिए है ये। तीसरा आदमी जो 21वीं सदी में सरवाइव करेगा वो है कौन? जोर से बोलिए ना। सुपरस्टार्स। ये लफ्ज हमारे जहनों में आते ही, सुपरस्टार्स का लफ्ज हमारे जहनों में आते ही कुछ चीजें बिल्कुल स्क्रीन की तरह सामने आ जाती है। क्या है सुपरस्टार? अगर मैं आपके सामने बोलूं तो आपको क्या समझ में आता है जी? बोलिए ना। आपके कलकत्ता के अलग होंगे, वहां बॉलीवुड के अलग है, हॉलीवुड के अलग है, टॉलीवुड के अलग है, कॉलीवुड के अलग है, हर वुड के अलग अलग है। तो अगर हम सुपरस्टार्स हमारे मुआशरे में बोलते हैं तो इसका मतलब एक ही समझ में आता है, सेलिब्रिटीज जो फिल्म्स में काम करते हैं, सिनेमा में काम करते हैं, वो सुपरस्टार है। लेकिन यहां पर जो सुपरस्टार मुराद है वो है अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वो 21वीं सदी में सरवाइव करेगा। आज मीडियोकर लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। अभी डॉक्टर साहब जो स्टोरी सुना रहे थे, एकलव्य की स्टोरी सुना रहे थे, अर्जुन की स्टोरी सुना रहे थे, ये सब लोग अभी तक याद किए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग अपनी फील्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट है।
मीडियोकर लोगों को कोई याद नहीं करेगा। तो मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि अभी आपके पास मौका है, अभी आप अपने आप को शेप कर सकते हैं, अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना सकते हैं। जिस फील्ड को आपको चूज करना है, अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने की कोशिश करिए, ताकि आप कौम, मिल्लत और मुल्क के लिए कुछ कर सके। आर यू रेडी फॉर इट? आवाज नहीं आई? आपको अपनी फील्ड का सुपरस्टार बनना है। अगर आप अपनी फील्ड के सुपरस्टार बन गए तो आप बहुत कुछ कर सकेंगे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने इलाके वालों के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अगर आप कुछ कर पाए तो आपने अगर अपने आप को बनाया, देखिए किसी को देने के लिए आपको अपने आप को बनाना जरूरी है। आप किसी को कुछ कब दे पाएंगे? एक बहुत ही मशहूर शायर है, उनका शेर है कि पैमाना झुक के, सुराई झुक के पैमाने को लबरेज करती है। यानी सुराई के अंदर कुछ होता है तब वो झुककर पैमाने को लबरेज कर सकती है। अगर वो सुराई के अंदर कुछ नहीं है तो वो पैमाने को भर नहीं सकती है। तो अगर आपके अंदर कुछ होगा, आप सुपरस्टार होंगे, तो आप जो है दूसरों को कुछ दे पाएंगे। तो ये एक रिसर्च था जो मैंने आपको पेश किया, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है। टीचर भी इस बात को सोचे कि मैं अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बन सकता हूं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मतलब ये है कि आज एआई का जमाना है, आपको पता है, लोग एआई की बात कर रहे हैं और टीचर्स। अभी कल एक वीडियो में देख रहा था कि चाइना में एक हॉस्पिटल बन गया है जिसमें तमाम रोबोटिक सर्जरीज होती है। वहां कोई ह्यूमन नहीं है, कोई इंसान मौजूद नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ रोबोट्स है और तमाम सर्जरीज रोबोटिक होती है। और एक दिन में उस हॉस्पिटल में 10,000 सर्जरीज हो रही है। तो वो हॉस्पिटल और मेडिकल फील्ड की बात है। एक जमाना आएगा कि कहते हैं, अभी आपको मालूम होगा 2024 में केरला में एक स्कूल के अंदर आइरिस नाम के एक रोबोट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसकी खासियत यह है कि वो 6 जबान बोल सकती है और K-12 नीचे से लेकर ऊपर तक के तमाम सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ा सकती है। आइरिस, आप जाकर गूगल पे सर्च करिएगा, केरला की एक स्कूल ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। अब आपको क्या लगता है जी, अगर आइरिस तरबिया स्कूल में आ गई तो क्या हो सकता है? मैनेजमेंट फिर थोड़े पैसे ज्यादा एक रोबोट के पीछे लगाएंगे कि ह्यूमंस के पीछे लगाएंगे, इंसानों के पीछे, जिसका सर भी दुखता है, जिसका पैर भी दुखता है, जिसको सैलरी में हर साल थोड़ा इजाफा भी चाहिए होता है, उसके घर पे शादियां भी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे टीचर्स को रखना अच्छा है कि आइरिस को रखना? प्लग एंड प्ले, बोलिए ना। एक ह्यूमन कनेक्शन जो आपके पास है, इमोशंस जो आपके पास है, वो रोबोट के पास नहीं है। तो खैर, आपको अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है अपने लिए और पूरे मुल्क और मिल्लत के लिए। खैर, मैं एक छोटा सा डेफिनेशन स्टूडेंट का बच्चों के सामने पेश करना चाहता हूं ताकि जो बच्चे यहां पर मौजूद हैं उनका एक काम थोड़ा सा हो जाए। हु इज कॉल्ड अ स्टूडेंट? स्टूडेंट किसको कहते हैं? बहुत सारी डेफिनेशन आपके पास स्टूडेंट की होगी, मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन किया है। हम लोग एक एक्रोनिम देखेंगे स्टूडेंट का और उसके अंदर जो चीजें हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एस, जोर से पढ़िए, क्या है? एस के आगे क्या है? नंबर 1 है एस, स्टडी एंड ट्राई टू बी अ स्टूडेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। यानी मिनल महदी इलल लहद, नीचे से लेकर ऊपर तक आप स्टूडेंट बनने की कोशिश करिए। अभी हमारे समीर भाई ये कह रहे थे कि हम सब यहाँ पर स्टूडेंट हैं। जब तक हमारा स्टूडेंट वाला माइंडसेट रहेगा हम आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ होती रहेगी। जहां हमने ये समझ लिया कि हमको सब आता है, हमारी तरक्की वहीं पर रुक जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ट्राई टू बी अ स्टूडेंट फ्रॉम
cradle to grave. Study and try to be a student from cradle to grave. नंबर 2, think it over and over but don't overthink. मैं थोड़ा थोड़ा इसको खोलूंगा अभी सिर्फ देख लीजिए. नंबर 3, you undertake the challenges as opportunities in life. नंबर 4, dream, desire and discipline in achieving goals. नंबर 5, efforts with energy, excitement and enthusiasm will lead to success. And navigate the path less traveled and avoid following the crowd. Next, tie yourself to the ultimate force of the universe. ये है स्टूडेंट. अगर ये चीजें आप एज अ टीचर और बच्चे अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें तो हम एक आने वाली ऐसी नस्ल को तैयार कर सकेंगे जिसकी आज हकीकत में दुनिया को जरूरत है. सबसे पहले हैं स्टडी एंड ट्राई टू बी अ स्टूडेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. आपको इस बात की कोशिश करनी है कि हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग के प्रोसेस में आप रहें. इसके लिए आपको 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है. नंबर 1 है एडेप्टिंग टू चेंज. जो तब्दीलियां दुनिया में आ रही है उसको समझिए और उसको अपने अंदर, अपने इदारों के अंदर, अपने स्टाफ के अंदर कल्टीवेट करने की कोशिश करिए. जो तब्दीली आ रही है, देखिए तब्दीली दुनिया का एक प्रोसेस है जो हमेशा आती रहेगी, लेकिन हमें उन तब्दीलियों को समझकर हमें कितना चेंज लाना है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस. आपको अपने अंदर रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा. अगर आपको हमेशा के लिए एक लर्नर बनकर रहना है, एक स्टूडेंट बनकर रहना है, तो आपको इस बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से मेरी जिंदगी में जो चीजें आ रही है उसको मैं सीखूं और उसको इंप्लीमेंट करूं. नंबर 3, कॉग्निटिव एंड इमोशनल बेनिफिट्स. अगर आप अपने आप को एक लर्नर बनाकर रखते हैं हमेशा, तो आपको बहुत ज्यादा कॉग्निटिव एतबार से और इमोशनल एतबार से फायदे पहुंचते रहेंगे. इसके ऊपर आपको फोकस करना है कि किस तरीके से आप एक लर्नर हमेशा के लिए बन के रहे. मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं. वीडियो में आवाज आ रही है? ये एक साहब है. आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितनी डिग्रियां होगी? जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. ये आदमी हैं, इनके पास टोटल 140 डिग्रीज है. नीचे लिखा हुआ है, अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप उसको देखते जाइए. द मास्टर ऑफ एजुकेशन. खैर वो आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है. अगर आवाज नहीं आ रही तो आप जरा एक बार चेक कर लीजिए. इनके पास 140 डिग्री है. यानी ये वीडियो में ये बताया गया है कि हम इस बात से डरते हैं कि कैसे हमें एग्जाम देनी है, और इनको इस बात का डर लगता है कि कोई एग्जाम मुझसे मिस ना हो जाए. सर एक बार मिनिमाइज करना. फिर से वो वीडियो दिखा देंगे. खैर जो मकसद था मेरा आप समझ गए कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने आप को लगाए रखते हैं कि हम सीखते रहे. और आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में ऐसी चीज़ें देखते होंगे कि किसी ने 80 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, किसी ने 85 इयर्स की उम्र में डॉक्टरेट कंप्लीट की. तो सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है. आप हमेशा अपने आप को एक ग्रोथ माइंडसेट के जोन में रखिए ताकि आप आगे सीखते जा सके. नंबर 2, थिंक इट ओवर एंड ओवर बट डोंट ओवर थिंक.
इंटेंट देखिए, ओवर थिंकिंग और थिंकिंग ओवर दोनों के अंदर बहुत छोटा सा फर्क है, यहां पर देखेंगे। सबसे पहले इंटेंट एंड प्रोसेस। ओवर थिंकिंग में क्या होता है? इन्वॉल्व्स एक्सेसिव, रिपीटेटिव एंड ऑफन अनप्रोडक्टिव फोकस ऑन प्रॉब्लम एंड नॉट रीचिंग अ सॉल्यूशन। अगर कोई ओवर थिंकिंग करते रहता है तो मतलब ये है कि वो ज्यादा सोचता रहता है और किसी नतीजे तक नहीं पहुंचता है। लेकिन थिंक इट ओवर का मतलब है काम शुरू करने से पहले आप सोच लीजिए, आप 10 बार मशवरा करिए, अपने बड़ों से पूछ लीजिए और उसके बाद काम शुरू करिए। लेकिन एक मर्तबा काम शुरू करने के बाद फिर, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब एक बात की तरफ इशारा कर रहे थे, अगर आप लोगों ने, टीचर्स ने, असल में होता ही है कि हम लोग सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, अपने काम की जो बात होती है वही सुनते हैं, अपने काम की नहीं होती है तो नहीं सुनते। डॉक्टर साहब ने अपनी बात में एक बात यह अर्ज की कि हमें 2 पैसे का फायदा कहीं पर दिखता है तो हम एक स्कूल को छोड़कर दूसरी स्कूल में चले जाते हैं। राइट और रॉन्ग? हम किसी एक इदारे के साथ लॉयल नहीं होते हैं, ईमानदारी के साथ हम काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी इदारे को ज्वाइंट करने से पहले सोच लीजिए, 10 मर्तबा सोचने के बाद, उस इदारे को मशवरा करने के बाद, इस्तेखारा करने के बाद ज्वाइंट करिए। लेकिन एक मर्तबा जब उस इदारे के साथ आप जुड़ गए हैं तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपका तन, मन, धन, सब चीजें जो है उस इदारे के साथ वाबस्ता हो जाए। अब उस इदारे को कैसे नीचे से ऊपर तक ले जाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका माइंडसेट ओवर थिंकिंग का है, आपने सोच समझकर काम नहीं किया, अभी जॉब मिल रहा था ले लिया और फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि भाई दूसरी जगह चले जाता तो अच्छा होता, वहां पर इससे ज्यादा सैलरी मिलती है, वहां पर तो कम काम करना पड़ता है, वहां पर इतना बोझ नहीं है, यहां पर तो प्रिंसिपल बहुत सताता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आती रहती है। खैर, आप काम शुरू करने से पहले सोचकर काम शुरू करिए और बाद में काम शुरू करने के बाद ज्यादा मत सोचिए। इसके बाद इमोशनल इंपैक्ट। ओवर थिंकिंग का इमोशनल इंपैक्ट क्या है? टेंड्स टू इंक्रीज स्ट्रेस। ये ओवर थिंकिंग आपको, आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगी और क्या होगा? एंजाइटी को बढ़ाएगी, सेल्फ डाउट क्रिएट होगा। अगर आपने ठीक तरीके से सोचकर काम नहीं किया है तो फिर बाद में ओवर थिंकिंग में आपको सेल्फ डाउट क्रिएट होता रहेगा। थिंकिंग इट ओवर का क्या मतलब है? आपने किसी के मशवरे से काम शुरू किया है, इस्तेखारा करके काम शुरू किया है, तो अब आपका दिल उस काम में जमेगा, कंस्ट्रक्टिव काम आप कर सकेंगे और आपका जहन इधर उधर माइल नहीं होगा। तो ये दूसरी चीज है कि आप अच्छे से सोच समझकर काम करिए और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को भी ये सिखाइए। ठीक है? अगर हम एक सर्वे को देखें तो एक इंसान को, जो नॉर्मल इंसान है, 24 घंटे में 12,000 से 60,000 ख्यालात आते हैं। नॉर्मल आदमी जो है उसको एक 24 घंटे में 12,000 से 60,000 के दरमियान थॉट्स आते हैं। ठीक है? और इन थॉट्स में भी क्या है? 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। हमारे जहन में नेगेटिव थॉट्स 80% आते हैं और उन थॉट्स में 95% थॉट्स जो है ये रिपीटेटिव होते हैं, यानी बार बार वो एक ही ख्याल हमको आता रहता है। तो आप देखिए कि ओवर थिंकिंग और थिंकिंग इट ओवर में क्या डिफरेंस है और उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करिए। नंबर 3, अंडरटेक द चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ, इस्तेहकाम के साथ आपको काम शुरू करना है। ड्राइविंग इनोवेशन। अगर आप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो आप इनोवेटिव काम कर सकते हैं। नंबर 3, डीप। आपका पर्सपेक्टिव जो है ये गहरा होता जाएगा। आप गहराई के साथ किसी चीज के ऊपर फोकस करके काम करेंगे और ये विनर्स एटीट्यूड है। जीतने वाले का जो एटीट्यूड होता है वो यही है कि वो प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, वो ऑब्स्टेकल्स पर नहीं, अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है, वो आगे बढ़ने की तरफ फोकस करता है। अगर आपको विनर माइंडसेट के साथ काम करना है तो इन चीजों को ध्यान में रखकर आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि बहुत सारे हालात लोगों की जिंदगियों में आए और उन हालात को वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूं। My name is Palak Kohli and I'm an international para badminton athlete.
transformed my disability into a super ability. Even if the world says that it's not possible, but you have to say it's possible, and I'll show that. Just 18 years old, Palak is the only Indian badminton player to have qualified in 3 categories for the Tokyo Paralympics. She was born with an underdeveloped arm. Anybody who sees me for the very first time always asks me ki, what has happened to your hand? I used to say by birth. When I was a child, I didn't even knew what is the meaning of the word by birth. But I knew that I have to say this word. I never thought of taking any sports professionally. Whenever I stepped into any kind of sport, everywhere I used to hear that it's not a cup of my tea. Palak started training with her coach in 2017. 2 years later, she was winning world titles. Rising from nowhere and to coming up into top 6 and qualifying for Paralympics is something that was a long struggle, I would say, as well. Palak has faced many setbacks and injuries, but her art has become her therapy. Sir told me to just make a note on one side the positive things that you have in your life and write down one side the negative things you have in your life. When I wrote it down, the negative parts, there were just 2-3 points, and that all 3 points were temporary. Palak got to meet her mother on a rare day off. सब कहते हैं ये पलक ओली की मम्मी है, तो ये हमारे लिए मेरी ज़िंदगी का तो बहुत खुशी वाला पल होता है जब मैं बेटी का नाम सुन के एक माँ प्राउड बहुत फील करती है. The turnout that has happened in my life, I think that turnout can happen with anybody. There are a lot of opportunities in our way. We just need to be positive in order to grab those opportunities. That will take you to great heights. ये है कि आप किस तरीके से ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज समझकर देखते हैं. अगर वो बच्ची ये समझती कि भाई मेरा हाथ नहीं था, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ज़िंदगी भर जो है एक माजूर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, तो उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारती. लेकिन उसने अपने इस ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उसको ग्रैब किया, और इसी की वो तालीम दे रही है, आज उसी को प्रीच कर रही है कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को जो तकलीफ़ें होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखें. एक स्मॉल अनाउंसमेंट, यहाँ पे उलमा लोग कौन है? उलमा, प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट हॉल. वहाँ पर पैरेलल सेशन है, अभी उलमा का सेशन है, तो वहाँ पर चले जाइए प्लीज़. उलमा के लिए दूसरा सेशन है. दिस इज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. এখন পাশের হলে উলামাদের প্রোগ্রাম হবে. আপনারা যারা এখানে এসছেন মেহেরবানি করে একটু পাশের হলে চলে যান, ওখানে অন্যরা অপেক্ষা করছেন. আর উলামা ছাড়া আর যারা আছেন তারা এখানে থাকবেন. आप जल्दी से सेटल हो जाइए, ठीक है. नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ड्रीम, डिजायर एंड बी डिसिप्लिन इन अचीविंग गोल्स. अगर हमें गोल्स अचीव करने हैं, प्लीज जल्दी से सेटल हो जाइए प्लीज. अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो ड्रीम, डिजायर एंड बी डिसिप्लिन इन अचीविंग गोल्स. इसमें 3 चीजों की तरफ तवज्जो करनी है. नंबर 1, ड्रीम बिग एंड डिफाइन क्लियरली. आपको बड़ा सोचना है, अजीम सोचना है, छोटा सोचिए नहीं, क्योंकि सीरत से भी हमें यही सबक मिलता है. हमें सीरत से भी यही सबक मिलता है कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा सोचना चाहिए. आपको हिजरत का वो वाक़या याद होगा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे हैं, और उस वक्त सुराका बिन मालिक का वाक़या है कि हज़रत सुराका जो है ये अल्लाह के रसूल को पकड़ने आ रहे हैं. उस वक्त आपको याद है कि अल्लाह के रसूल ने सुराका बिन मालिक को कुछ वादा किया था. किसी को याद है क्या वादा किया था? सोने के कंगन देने का वादा किया था कि सुराका, मैं तुम्हें इंशाअल्लाह एक दिन आएगा सोने के कंगन पहनाऊंगा, तुम्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे. आपको पता है
कि ये सोने के कंगन उस जमाने में कौन पहना करता था? कैसर और किसरा, रूम और फारस जो सुपर पावर ताकतें थी, उसके बादशाह जो है ये सोने के कंगन पहना करते थे। और अब अल्लाह के रसूल सुराका को सोने के कंगन पहनाने का वादा कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अल्लाह के रसूल खुद बेसरो सामानी की हालत में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे हैं और सुराका को किस चीज का वादा कर रहे हैं? सोने के कंगन पहनाने का वादा कर रहे हैं। यानी अल्लाह के रसूल का गोल बहुत ज्यादा क्लियर था और बहुत ज्यादा बड़ा था। यानी अल्लाह के रसूल ये बता रहे थे कि ये दीन इस्लाम, दीन हक जो है, ये अरब से निकलकर अजम में फैलेगा और सुपर पावर ताकतों के खजाने हमारे कदमों में आएंगे। उन खजानों में बादशाहों के कंगन भी आएंगे और वो कंगन आपको पहनाए जाएंगे। और देखिए, सोचने के बारे में जब बात आती है, ड्रीम्स के बारे में जब बात आती है, गोल्स के बारे में जब बात आती है, तो आप इस बात को समझिए कि बड़ा सोचना है और क्लियर सोचना है। आप अपने इदारे को सोचना तो शुरू करिए कि हमारा इदारा कलकत्ता में बेस्ट इदारा कैसे बन सकता है, हमारा इदारा इंडिया में बेस्ट इदारा कैसे बन सकता है। कभी इसके बारे में सोचना शुरू किया हमने? क्यों सिर्फ हम डीपीएस की तरफ देखते हैं कि यही स्कूल सबसे आगे है? दूसरी स्कूल्स और अपनी स्कूल्स को हम इस तरीके से क्यों नहीं देख सकते कि हमारा इदारा भी इंडिया का बेस्ट इदारा बन सकता है? एक छोटा आदमी होता है ना, सोचने के प्रोसेस होते हैं, है ना। सोच, आदमी सिर्फ पैसों के एतबार से अमीर और गरीब नहीं होता है, सोच के एतबार से भी अमीर और गरीब होता है। डू यू एग्री? उसको मैं आपको समझाता हूं। एक पुअर आदमी जो होता है ना, पुअर गरीब आदमी, वो सिर्फ एक दिन का सोचता है। मिडिल क्लास आदमी जो होता है वो एक महीने का सोचता है, सैलरी मिल गई महीने के आखिर में काफी है। रिच आदमी जो होता है वो 1 साल का सोचता है, ईयरली प्लानिंग करता है अपनी। लेकिन जो वेल्दी आदमी होता है ना, वेल्दी, वो 10 इयर्स एंड बियॉन्ड 10 इयर्स का सोचता है। समझ में आ रही है बात? इसको मैं फिर से एक एग्जांपल के, आपने सिग्नल्स पे भीख मांगने वाले भिखारियों को देखा है? खासतौर पर बॉम्बे और बड़ी मेट्रो सिटीज में, आप कलकत्ता चले जाएंगे तो आपको दिखेगा। आपको क्या लगता है कि उनके अंदर किस चीज की कमी है जी? टैलेंट की कमी नहीं है उनके अंदर, कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है। एक सिग्नल पे गाड़ी कितनी देर के लिए रुकती है? बहुत बड़ा सिग्नल है अगर, तो 120 सेकंड समझ लीजिए, 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है। अब ये 2 मिनट के अंदर गाड़ी रुकती है तो उसमें ये बेगर्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं आपको पता है? सबसे पहले तो वो लोकेशन चूज करेंगे कि मेरा धंधा कहां पर ज्यादा चलेगा, किस सिग्नल पर ज्यादा मालदारों की गाड़ी खड़ी रहती है, उस सिग्नल को वो चूज करेंगे खड़े रहने के लिए। फिर नंबर 2, जैसे ही सिग्नल बंद होता है, गाड़ियां खड़ी रहती है, वो फोकस करेंगे सबसे महंगी गाड़ी पर। उनको मालूम है रेंज रोवर कौन सी है, ऑडी कौन सी है, मर्सिडीज कौन सी है, पजेरो कौन सी है। उनको बड़ी बड़ी गाड़ी और महंगी गाड़ियों के दाम भी मालूम है और कौन सी गाड़ी महंगी है मालूम है। हमको और आपको नहीं मालूम होगा। वो सबसे पहले उन महंगी गाड़ियों के पास जाएंगे और वहां जाने के, ये सब 2 मिनट के अंदर करना है, 120 सेकंड के अंदर करना है। वहां जाने के बाद वो अपने आप को दुनिया का सबसे मजबूर आदमी बनाकर पेश करेंगे। टैलेंट की कमी है? बोलिए ना। सोच की कमी है। उसको कितने भी पैसे मिल जाए, लेकिन एक दिन का ही सोचना है कि शाम तक का हो जावे तो। हालांकि उनके बैंक बैलेंसेस है, आपने अभी न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे, बहुत सारे भिखारियों के बैंक बैलेंस है बड़े बड़े, कई उनके पास प्रॉपर्टीज है जिसके रेंट आते हैं, लेकिन उनके पास सोच बहुत छोटी है, इसलिए वो कभी बड़ा नहीं कर सकते। यहां मैं सीरत से जो एग्जाम्पल दे रहा था कि अल्लाह के रसूल ने उस बेसरो सामानी की हालत में कैसरो किसरा को फतह करने के बारे में सोच लिया। आप अपने इदारे को उस लेवल तक ले जाने के बारे में सोचिए, आप अपने बच्चों को उस लेवल तक ले जाने के बारे में सोचिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपकी स्कूल में स्पोर्ट्स होता है? सबकी स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं? बोलिए ना। होते हैं तकरीबन। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में स्पोर्ट्स सिखाते हुए ये कभी सोचा हो कि मेरा ये बच्चा ओलंपिक्स तक जाएगा?
बोलिए ना। मेरा ये बच्चा जो स्पोर्ट्स हमारी स्कूल ये ओलंपिक्स तक जाएगा, ऐसी सोच कितनों के पास है जी? कितनों के पास है? सोच तो दूर की बात है। आपको पता है कि इंडिया के पास ओलंपिक में कितने मेडल्स हैं जी? गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया के पास कितने गोल्ड मेडल है पता है आपको? अब देखिए, हमारे बच्चे को कभी हम लोगों को वहां तक लेकर ही नहीं जाने का है, तो मेडल के बारे में जानकर क्या करेंगे हम लोग? राइट और रॉन्ग? कभी जाना ही नहीं है उस गली, तो उसके बारे में सोचना ही क्या? बोलिए ना। अच्छी चीज है ना ये? अच्छी चीज है। आपको मालूम है कि इंडिया की पॉपुलेशन आज 130 करोड़ से ज्यादा है। आज पॉपुलेशन के एतबार से लीड कर रहा है इंडिया। राइट और रॉन्ग? और इंडिया के पास, पूरे मुल्क के पास सिर्फ 10 गोल्ड मेडल है। कितने? बस इसमें हम लोग संतुष्ट है। और 13 करोड़ की आबादी वाला जापान, उसके पास 400 गोल्ड मेडल है। 400 गोल्ड मेडल है, या सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मिलाकर 400 से ज्यादा है। हमारे पास 35 या 40 है। आप समझ रहे बात? डिफरेंस समझ रहे? खैर, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको गोल बड़े रखने पड़ेंगे, अजाइम बड़े रखने पड़ेंगे। अपने इदारों को बहुत ज्यादा आगे ले जाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। डिजायर जो होता है, जितना ज्यादा आपके अंदर डिजायर होगा, किसी चीज को अचीव करने की ख्वाहिश जितनी ज्यादा होगी, आप उतने ज्यादा उस काम को करने के लिए कमिटेड रहेंगे। नंबर 3, डिसिप्लिन ड्राइव सक्सेस। अगर आप अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर डिसिप्लिन डेवलप कर पाए, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन को भी बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन? कोई बताएगा? टू डू what needs to be done even in extreme condition is called discipline. जो करना है वो करना है। अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब आर्मी का डिसिप्लिन। आप आर्मी का डिसिप्लिन अगर देखना है तो मेरा YouTube चैनल है, अभी उसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अभी लास्ट में हर संडे को उस पर एक वीडियो आता है राइट वे लर्निंग्स के नाम से। उस पर मैंने अभी लास्ट में 3-4 वीडियोस पोस्ट किए हैं। वो एक बुक है मेक योर बेड। ये बुक है जिसके अंदर आर्मी के डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, मेक योर बेड। आप उसको जरूर देखिए उस वीडियो को। और डिसिप्लिन कैसे जनरेट किया जा सकता है, अपने अंदर कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है, उसको सीखने और समझने की कोशिश करिए। अगर आपने उस डिसिप्लिन को 10 पॉइंट्स बताए गए कि डिसिप्लिन कैसे आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, अगर आपने उसको अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर और स्कूल की जो सिस्टम है उसके अंदर डेवलप किया, तो बहुत बड़ा कारनामा आपने कर दिया, ये समझा जाएगा। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं एक वीडियो आपको फिर से दिखा रहा हूं कि एक शख्स है जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन था, बहुत ज्यादा जो है, मतलब वो एक बहुत बड़े खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन उसके उस बड़े खानदान में पैदा होने के बाद वो एक स्पोर्ट्स फील्ड में जाता है, और स्पोर्ट्स फील्ड में जाने के बाद वो बहुत ज्यादा इररेगुलर और इनडिसिप्लिन प्लेयर समझा जाता है। यहां तक कि वो कोर्ट के ऊपर, टेनिस कोर्ट के ऊपर खड़े रहकर जो है रैकेट तोड़ देता है, इधर उधर फेंक देता है बहुत, लेकिन फिर वो अपने अंदर ये जो बदलाव लाता है, डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश करता है और वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड बनता है। उसका वीडियो देखिए आप।
it is enough. I can't stand it watching me throwing rackets and embarrass myself in front of thousands of people in a live stadium. So I try to change, quite a transformation from a screaming, racket throwing, swearing kind of brat on the tennis court to this calm guy you know today. आदमी अपने ऊपर काम करना शुरू करे, मेहनत करना शुरू करे तो उसके अंदर चेंज आ सकता है। इसके बाद है एफर्ट्स विथ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म विल लीड टू सक्सेस। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसके लिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। आपको इन तीनों चीज़ों पर फोकस करनी है। सबसे पहले मोमेंटम कल्टीवेट करना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से अपने आप को और अपने इदारों को आगे ले जाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए हम काम कर सकते हैं। वो एक मोमेंटम हमसे को कल्टीवेट करना पड़ेगा। नंबर 2, एलिवेट्स इम्पैक्ट। जब आप एफर्ट्स, एनर्जी, एक्साइटमेंट हर चीज़ लगा देंगे अपने आप को और इदारे को आगे बढ़ाने में, तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा और वही इम्पैक्ट और फिर आपको आगे ले जाने में मदद करेगा। नंबर 3, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। आपका जो देखिए, आपने ये जो एग्जाम्पल अपने लास्ट देखा, इस एग्जाम्पल में देखिए कि किस तरीके से उनकी पहली एक जिंदगी थी और उन्होंने अपने आप को चेंज करके पूरा एक पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लाए और कहाँ थे और कहाँ पर पहुंच गए। ये आपको परफॉर्मेंस को कैसे एक्सीलेंस तक ले जाना है उसके ऊपर काम करने की तरफ आमादा करेगा, आगे ले जाएगा। मैं फिर से आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं कि किस तरीके से कुछ न होने के बावजूद आपके पास एफर्ट्स, एनर्जी और एक्साइटमेंट है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये पैरालंपिक्स है और इसके अंदर सब माजूर लोग हैं, लेकिन किस तरीके से ये एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ खेलते हैं उसको जरा देखिए आप। Swing from Xiba, manages to keep it in play, still in play. Unbelievable what we're seeing right now. Well, that has to be the longest rally that we've seen. Egypt win the point. Some incredible saves from both teams. And roaring responses every time. How Xiba pulled out two of those digs. Just incredible to get Brazil. कामों के अंदर आपके अगर एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म के साथ आप काम कर सकते हैं तो परफॉर्मेंस आपके एलिवेट होंगे, आप मोमेंटम कल्टीवेट कर सकेंगे। इसके बाद है एन, नेविगेट द पाथ लेस ट्रैवल्ड। ये चूंकि स्टूडेंट से रिलेटेड सेशन था, इसके लिए मैंने स्पोर्ट्स के वीडियोस ज़्यादा इंक्लूड किए हैं। आपको ऐसा पाथ चूज करना है जहां पर लोग कम जाते हैं। अक्सर हम ऐसे पाथ को चूज करने की फिक्र करते हैं जहां पर लोग ज्यादा जा रहे हैं तो हम भी क्राउड का और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आपको ऐसी फील्ड्स चूज करनी है जहां पर कम लोग जाते हैं, जहां पर आप एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। इसके लिए आपको रिलाई ऑन योर इनर वॉइस टू गाइड डिसीजंस व्हेन कन्वेंशनल पाथ फेल्स। जब सीधे रास्ते, बहुत सारी मर्तबा हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर चलना जो है दुश्वार होगा, लेकिन आप उन दुश्वार रास्तों को इख्तियार करिए, उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। कल्टीवेट करेज, और ये करेज आपको इंडिपेंडेंस देगा, आज़ादी देगा अगर आप अपने अंदर करेज को बिल्ड कर सके।
और एम्ब्रेस एक्सपेरिमेंटेशन। नई चीज करना, एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात होती है ताकि आपके लिए नए रास्ते खुल सके। लास्ट जो चीज है जो खास तौर पर बच्चों से रिलेटेड है और बड़ों के लिए भी ये जरूरी है कि हम अपने आप को एक ऐसे फोर्स के साथ टाई करके रखें जो दुनिया की सबसे अजीम ताकत है। अगर हम ये कर पाए तो 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक है नीयत का दुरुस्त होना। अगर आप टीचर है, स्टूडेंट है, कोई भी है, अपनी नीयतों को टटोलते रहिए। नीयत का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अल्लाह के ऊपर भरोसा, तवक्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। यकीन का जो लेवल होना चाहिए वो नेक्स्ट लेवल पर होना चाहिए। हम देखिए, यकीन और भरोसा, ट्रस्ट एंड फेथ, 2 छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन दोनों के अंदर बड़ा फर्क है। अल्लाह की जात पर हम सबको यकीन है, सबको यकीन है माशाल्लाह। लेकिन हमारा यकीन कैसा है उसका एक छोटी सी स्टोरी कहता हूं मैं आपको। एक रोप वॉकर था। रोप वॉकर जानते हैं हम, जो रस्सी पर चलता है, करतब दिखलाता है, जानते हैं सब। एक रोप वॉकर था जो रस्सी के ऊपर चलकर अपना करतब दिखलाता था, लेकिन उसकी महारत यह थी कि वो 2 डंडों के बीच में रस्सी पे नहीं चलता था। 2 बिल्डिंग्स होती थी, 2 बिल्डिंग के दरमियान वो रस्सी बांधता था और दोनों बिल्डिंग के दरमियान वो रस्सी पर चलता था। समझ में आ रही है बात? और इससे ज्यादा कमाल ये था कि जब वो रस्सी पर चलता था, परफॉर्म करता था, तो अपने कंधे के ऊपर अपने 5 साल के बच्चे को भी बिठाता था। 5 साल के बच्चे को बिठाकर वो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता था। एक दिन वो करतब दिखला रहा था, नीचे भीड़ जमा थी और वो एक कोने से चलना शुरू करता है, बिल्डिंग के एक कोने से अपने छोटे बच्चे को बिठाकर, और वो चलता हुआ एक कोने से दूसरे कोने पर आ जाता है। जैसे ही वो दूसरे कोने पर आता है, नीचे जितने लोग खड़े होते हैं जोरदार तालियां बजाते, शाबाशी देते कि वाह क्या काम किया, क्या जबरदस्त तूने करतब दिखलाया, तू अपने परफॉर्मेंस में बिल्कुल आला दर्जे का आदमी है, तुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। जब सब तालियां बजा रहे थे तो उसने ऊपर से पूछा, क्या तुम लोगों को यकीन है कि जैसा मैं उस तरफ से इस तरफ आया, दोबारा इस तरफ से उस तरफ भी जा सकता हूं? आपको क्या लगता है क्या जवाब होगा? नीचे जो पब्लिक खड़ी थी उनका क्या जवाब होगा? बोलिए ना, जोर से, जरा आवाज नहीं आ रही है। वो नीचे पूछ रहा था कि जैसे मैं वहां से यहां आया, क्या आप लोगों को यकीन है मैं यहां से वहां भी जा सकता हूं? जोर से बोलिए ना, और जोर से। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि अगर आपको यकीन है कि जैसे मैं वहां से यहां आया, यहां से वहां भी जा सकता हूं, कौन अपने 5 साल के बच्चे को मेरे कंधे पर बिठाएगा? बोलिए ना। अभी तो यकीन था सबको, अभी क्या हो गया? अभी यकीन था ना, अब क्या हो गया? यही हमारे यकीन का हाल है। हम जो दावा करते हैं कि अल्लाह की जात पर यकीन है, हमारे यकीन का यही हाल है। 2 मिनट में मुतजलजल हो जाता है, 2 मिनट में हमारे यकीन की धज्जियां उड़ जाती है। तो आप अपने यकीन को मजबूती के साथ अल्लाह की जात अपने बच्चों को भी सिखाइए। और ये बच्चों के अंदर कब जाएगा? जब टीचर्स के अंदर आएगा तो वो बच्चों के अंदर जाएगा। सबसे पहले नियतों का दुरुस्त करना, नंबर 2 तवक्कुल और ट्रस्ट, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की जात पर भरोसा, और नंबर 3 अल्लाह के रसूल के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में लाना, उस अखलाक को अपनी जिंदगी में लाना। अगर ये काम आप कर पाए और अपने बच्चों के अंदर इस चीज को ला पाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये मेरा पहला सेशन था।